उत्तराखंड कांग्रेस पूरी तरह से मिशन 2022 की तैयारियों में जुटी है। अब बुधवार को हुई स्क्रीनिंग कमेटी में टिकटों के वितरण को लेकर चर्चा की गई है। प्रदेश अध्यक्ष गणेश गोदियाल ने कहा है कि 15 दिसंबर तक सभी जिलों से लिस्ट मंगा ली गई है। इस लिस्ट पर प्रदेश कार्यकारिणी विमर्श करेगी और फिर प्रदेश कार्यकारिणी जिन नामों पर मोहर लगाएगी उसे केंद्रीय नेतृत्व को भेजा जाएगा और बाद में केंद्रीय नेतृत्व ही प्रत्याशियों की लिस्ट फाइनल करेगा। हालांकि गणेश गोदियाल ने साफ किया, निष्ठावान और ईमानदार कार्यकर्ता को ही प्राथमिकता दी जाएगी। वो 5 साल से अपने अपने विधानसभा संबंधित विधानसभा क्षेत्रों में कारगर तरीके से जनता के हर सुख दुख में साथी रहे हों, कांग्रेस की नीतियों में निष्ठा रखते हों, विश्वास रखते हों और कांग्रेस की नीतियों के तहत जनता के मनोभावों के अनुरूप, जनता की अपेक्षा के अनुरूप, जनता की उम्मीदों के अनुरूप हमेशा अपने को जनता के साथ रखकर आगे बढ़ रहे हों, कार्य कर रहे हों, यही क्राइटेरिया है। और ताजा अपडेट के लिए एक बार फिर से रुक करेंगे अपने संवाददाता श्रीनिवास पंत का। श्रीनिवास, पार्टी या कांग्रेस पार्टी अब उत्तराखंड में विधानसभा चुनाव के लिए अपने प्रत्याशियों की नामों पर मंथन कर रही है कि किसको उम्मीदवार बनाया जाए और किसको नहीं। शायद यही समय किसी पार्टी नेतृत्व के लिए सबसे कठिन और मुश्किल भरा होता है, जब बहुत सारी बगावत के स्वर बाहर निकलते हैं और बहुत सारे दावेदार बाहर आते हैं। बिल्कुल अनुज, देखिए, एक विधानसभा सीट होती है और उसमें 10-10 आवेदक होते हैं। 10-10 आवेदक करने वालों के पास अपना जनाधार की बात सामने होती है, या तो वो पूर्व विधायक होते हैं या वर्तमान विधायक हैं, या फिर आगे अपने जनाधार के अनुसार वो अपने आप को सबसे बेहतर जनप्रतिनिधि मानते हैं। कुछ लोग नगर पालिका, नगर पंचायत, जिला पंचायत और नगर निगम के पार्षद के रूप में चुनाव लड़ चुके होते हैं, इसलिए वो पार्टी की रीति और नीति के तहत तमाम कार्यक्रमों में हिस्सा लेते हैं। इसी प्रकार से दावेदारी की जाती है, चाहे वो महिलाओं की बात करें या युवाओं की बात करें या जन नेता के तौर पर तमाम आवेदकों की बात करें। तो ये पार्टी के लिए वाकई में सबसे बड़ा कठिन समय होता है कि इसको चैलेंज के तौर पर लेना। अगर एक विधानसभा सीट में एक व्यक्ति को ही टिकट मिलेगा, बाकी 9 जो आवेदन कर रहे थे या तो वो बागी बन जाएंगे या उनको कंट्रोल करना पड़ेगा, उनको नियंत्रण में लाना पड़ेगा, अगला कोई ना कोई फोरम उनके लिए तैयार करना पड़ेगा। सबको एक साथ समावेश नहीं किया जा सकता है, ये राजनीतिक दल भी समझते हैं और आवेदनकर्ता वाला व्यक्ति भी समझता है। सबसे बड़ी दिक्कत ये होती है कि जब जिसका जनाधार हो और वो किसी कारणवश पार्टी के सही तरीके से ना आ पा रहा हो, तो वैसे में वो बागी बन जाता है, या तो तमाम दूसरे दलों के प्रति उसका रुझान होता है, या फिर वो अपनी ही पार्टी के द्वारा दिए गए टिकट जिस व्यक्ति को दिया गया उसको चुनाव हराने की भरपूर कोशिश करता है। यही दिक्कत आती है कि अच्छे अच्छे नेता भी चुनाव हार जाते हैं, केवल राजनीतिक तौर पर उनके विरोधी अपने ही पार्टी के अंदर होते हैं। इससे पार पाने के लिए कांग्रेस पार्टी इस बार बड़ी सूझबूझ के साथ काम कर रही है। व्हाट्सएप के माध्यम से, सोशल मीडिया के माध्यम से सर्वे कराया जा रहा है। पार्टी अध्यक्ष अलग सर्वे करवा रहे हैं, प्रदेश प्रभारी अलग करवा रहे हैं। पर्यवेक्षकों की टीम जो स्क्रीनिंग कमेटी की पहली बैठक हुई है, इसी तरीके से लगातार बैठक होगी और 10 दिसंबर को पहली रिपोर्ट पर्यवेक्षकों की स्क्रीनिंग कमेटी को सौंपी जाएगी। उसके बाद जाकर केंद्रीय आलाकमान को एक सूची तैयार करके भेजी जाएगी। कुल मिलाकर के मकसद साफ है, जिनका जनाधार होगा, जिन पर आरोप नहीं होंगे, जो जिताऊ कैंडिडेट के तौर पर साबित हो सकते हैं, उन पर ही दांव खेला जाएगा। ये बात अलग है कि आगे जैसे ही टिकट की सूचियां बाहर निकलेंगी वैसे ही कुछ बागी बन जाएंगे, कुछ विरोध दर्ज कराएंगे। कितनों को मनाने में पार्टियां कामयाब होती हैं, चाहे वो कोई भी पार्टी हो, भारतीय जनता पार्टी हो, कांग्रेस हो या आम आदमी पार्टी हो या उत्तराखंड क्रांति दल हो, क्योंकि निर्दलीय भी चुनाव में ताल ठोकी जाएगी। ऐसे में अपने ही पार्टी के वोट को काटने का सबसे बड़ा हथियार इन तमाम बागियों के पास हो जाता है। इसीलिए राजनीति में हर प्रकार के समीकरणों को साधते हुए ही पर्यवेक्षकों की टीम बनाई जाती है, जो सभी का सामंजस्य बना करके आगे की रणनीति को तैयार कर सकें। जी, श्रीनिवास, इस तमाम बातचीत के लिए